हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है दोस्तों 9 फरवरी को। कब दोस्तों? 9 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि बहुत नज़दीक एग्जाम है दोस्तों, है ना। तो उसके लिए जो है हम आज की इस वीडियो में वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है विज्ञान, जिसमें हम लोग एनुअल एग्जाम जो आपका 26 में होने वाला है उसके लिए हम जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, साइंस का। तो कुछ इसी प्रकार का दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। इसका PDF आपको वहाँ दे दिया जाएगा, वहाँ से जुड़कर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का है जिसमें आप लोग का खंड ए रहेगा सबसे पहले, है ना, जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, है ना। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले रहेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं इसी में से दोस्तों आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन को देख लेंगे। ए में आपका दिया है वास्तविक तथा सीधा, बी में आभासी तथा सीधा, सी में वास्तविक तथा उल्टा और डी में है आभासी तथा उल्टा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आभासी तथा सीधा। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों आभासी तथा सीधा बनता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और सेकेंड में देख लीजिए क्या है, गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को जो है दोस्तों क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों, है ना। और 3 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है ना, कौन सा दर्पण में जो है वास्तविक फोकस होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में अवतल, बी में उत्तल, सी में समतल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वास्तविक फोकस की बात करें दोस्तों, है ना, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग 3 नंबर तक देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर में देख लीजिए क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है ना। तो किधर मुड़ जाती है दोस्तों, तो अभिलंब से दूर, है ना, अभिलंब से दूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में पुतली, बी में कॉर्निया, सी में पारितरिका और डी में रेटिना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पुतली, है ना। क्या हो जाएगा, पुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों। और 6 में क्या है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में निकट दृष्टि दोष, बी में दीर्घ दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। क्या है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है ना, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है दोस्तों। तो ऑप्शन को देख लेंगे। ए में दिया है लाल, बी में नीला, सी में हरा और डी में पीला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। तरंग दैर्घ्य के सबसे अधिक की बात करें तो लाल का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, है ना। और 8 नंबर में क्या है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। तो देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। याद रखेंगे दोस्तों, ओम किसका मात्रक है, तो ओम दोस्तों आपका प्रतिरोध का मात्रक है। किसका, प्रतिरोध, याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए अब कूलम किसका है, तो कूलम दोस्तों आवेश का है। किसका है, विद्युत आवेश का मात्रक है दोस्तों। इसके बाद एम्पियर की बात करें तो ये दोस्तों आपका विद्युत धारा का है। किसका है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। तो ये चारों पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए कुछ भी पूछ सकता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या है दोस्तों कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसको दोस्तों एमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ जो है ना ए हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, है ना, कि उस युक्ति का
नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है, ए में आपका दिया है बैटरी, बी में है एमीटर, सी में वोल्ट मीटर और डी में गैल्वेनोमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बैटरी। क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, है ना। 11 नंबर में देख लीजिए क्या दिया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देख लीजिए ए में दिया है 0 होता है, बी में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी में इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी में है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सभी बिंदुओं पर जो है ना समान होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि Zn प्लस USO4 देता है ZnSO4 प्लस Cu, है ना। मतलब कि कॉपर को जो है यहाँ पर विस्थापित कर दिया दोस्तों, है ना। इसमें पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा जब भी कोई धातु को विस्थापित करेगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी ये समझिए कि आप लोग का अगर A प्लस BX है दोस्तों, है ना, तो हो जाएगा आपका AX प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस नहीं दोस्तों, हाँ एक्स प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का चिन्हित होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि चिप्स की थैली में, है ना, चिप्स की थैली में जो है दोस्तों कौन सी गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में ऑक्सीजन दिया है, बी में नाइट्रोजन है, सी में हाइड्रोजन है, डी में सल्फर डाइऑक्साइड है। तो देखिए चिप्स के थैली में जो आप लोग खाते हैं दोस्तों उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्या दिया है कि निम्न में क्या दोस्तों निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी तुरंत बताएं, जब कोई किसी धातु को विस्थापित कर देगा, है ना, मतलब कम अभिक्रियाशील धातु दोस्तों ये आपका विस्थापित हो जाएगा तब जाकर जो है आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए को देख लीजिए, इस फॉर्म का है AX प्लस बी और देता है BA क्या दोस्तों A प्लस BX, है ना। इस फॉर्म को देखिए, अगर इस फॉर्म में है तो दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, है ना। देख लीजिए इसमें है Fe प्लस USO4 और FeSO4 दिया, फिर कॉपर को विस्थापित कर दिया। दोस्तों इसमें जो है एक ही है ना। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, यही आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर में देख लीजिए क्या है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मतलब कि उसमें कौन सा व्यवहार करें कि दोस्तों आपका नीला से जो है लाल हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, है ना, ताकि आप लोग याद रहे। नीला से क्या दोस्तों, नीला से अगर लाल होगा ना, नीला से लाल होगा लिटमस पत्र दोस्तों अम्ल का व्यवहार करेगा। क्या दोस्तों, अम्ल रहेगा तभी होगा। अगर लाल से नीला होगा दोस्तों, लाल से नीला होगा तब जाकर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षार से, है ना, क्षार से। ये दोस्तों आप लोग का अम्लीय और क्षारीय व्यवहार हो गया। इसमें पूछा है कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि नीला से लाल दोस्तों देख लीजिए कौन सा है, ये दोस्तों आप लोग का अम्ल है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में देख लीजिए क्या दिया है, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है जी, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए H प्लस आयन, OH माइनस आयन, या फिर H3O प्लस आयन, या फिर दोस्तों H3O माइनस आयन। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, उनको ज़्यादातर याद रहता है H प्लस आयन, है ना। H प्लस आयन जो है उनको ज़्यादातर याद होता है, और H3O प्लस आयन दोस्तों याद होता है किसके लिए, तो अम्ल जलीय विलयन दोस्तों, किसके लिए, अम्ल के जलीय विलयन के लिए, है ना, जलीय विलयन के लिए, है ना। ये दोस्तों जिसमें उत्पन्न होता है, यही उत्पन्न होता है दोस्तों अम्ल में। अगर बात करें दोस्तों क्षार में, है ना, क्षार में याद रखेंगे OH माइनस आयन होता है, क्या होता है, OH माइनस आयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 16 का बी, है ना। इसमें क्षार पूछा है, अम्ल नहीं दोस्तों, है ना, इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी गलत हो गया। अगर अम्ल पूछता तो दोस्तों H प्लस आयन भी होता और H3O प्लस आयन भी होता, और ऑप्शन डी में देता ए और सी दोनों, तो आप लोग दोनों पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और 17 में क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, है ना, और इंटू 1/2 H2O, है ना, 1/2 यानी इसको बोल सकते हैं हाफ H2O। ये दोस्तों आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर पूछ सकता है दोस्तों आपसे जिप्सम भी पूछ सकता है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर दोस्तों आपसे जिप्सम भी पूछ सकता है। तो 1/2 जो है ना, अगर यहाँ पर अगर केवल 2 लगाते हैं
तो आपका जिप्सम के हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जिप्सम के हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी CaSO4 × ½ H2O, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है दोस्तों कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है दोस्तों, कमरे के ताप पर जो है द्रव होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है ब्रोमीन, बी में है पारा, सी में है लोहा, डी में है तांबा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, वो हो जाएगा दोस्तों आपका पारा, है ना, क्योंकि धातु की बात किया है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। अगर पूछता अधातु तो दोस्तों आपका ब्रोमीन होता, अधातु पूछता तब जाकर दोस्तों आप लोग का होता ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है पीतल, बी में कांसा, सी में सोल्डर और डी में स्टील। तो देखिए दोस्तों, तांबा और जस्ता यानी कि Cu+Zn, है ना, इस मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको जो है पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतल, है ना। इसका एक फार्मूला भी होता है ना। अगर पीतल का मिश्र धातु का नाम याद करना है तो याद रखेंगे पिताजी। क्या दोस्तों, क्या याद रखना है, पिताजी, है ना दोस्तों, यही आप लोग का होता है। तो पी से हो गया आपका पीतल, क्या हो गया दोस्तों, पी से हो गया आपका पीतल, ठीक है, पीतल, है ना। और जा से क्या दोस्तों, पीता ना, ता से हो गया आपका तांबा, क्या हो गया, तांबा हो गया। और जी से हो गया आपका जिंक या फिर जस्ता, जो बोलिए, है ना। तो ये हो गया सूत्र दोस्तों, पीतल का हो गया तांबा यानी Cu और जिंक यानी Zn दोस्तों। तो हो गया ना, इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, तो ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में क्या पूछा है, एल्कीन का, क्या दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, एल्केन, सबसे पहले एल्केन याद रखेंगे। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, है ना, CnH2n+2 होता है। ठीक है दोस्तों। अगर पूछता है यहाँ पर दोस्तों एल्कीन, क्या पूछता, एल्कीन दोस्तों आपका होता CnH2n, है ना, बस इतना ही रहेगा दोस्तों। तो आपसे एल्कीन ही पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो बी हो जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों और भी इसमें बताना है। अगर पूछता है एल्काइन, क्या दोस्तों, एल्काइन, है ना, तो एल्काइन के लिए याद रखेंगे क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या दोस्तों, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं। एल्काइन के लिए बात करिए दोस्तों, तो आपका हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है एल्काइन के लिए। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया है एल्कीन का, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये किसका है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा एल्केन का। अभी किसका है, तो ये दोस्तों आपका एल्काइन का, है ना। ये दोस्तों आपका एल्केन, ये लिख रहे हैं एल्केन, ठीक है दोस्तों, आप लोग का एल्काइन, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि CHO, है ना, प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में आपका दिया है एल्डिहाइड, है ना, बी में आपका एल्कोहल है, सी में कीटोन है और डी में कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। और 22 में देख लीजिए क्या दिया है कि निम्न में से, है ना, किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है क्लोरोप्लास्ट, बी में प्लास्टिड दिया है, सी में क्लोरोफिल और डी में ग्रेना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को। और 23 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना, कि अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों एथिल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए, पौधों के वायु भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका साइटोकिनिन देख रहा है ऑप्शन डी, ये आपका पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, है ना। और 26 में क्या ध्यान देंगे, है ना, कि निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्या दोस्तों, बर्थ हार्मोन। ऑप्शन देख लीजिए, ए में इंसुलिन, बी में ऑक्सीटोसिन, है ना, और सी में टायरोसिन और डी में थायरोट्रोपिन। तो यहाँ पर तो हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए
27 में क्या है कि अंडाणु निषेचित होता है। कहाँ होता है? ए में देख लीजिए योनि में, बी में गर्भाशय में, सी अंडाशय में और डी फैलोपियन नलिका में। तो ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नंबर जो दिख रहा है ना, ये बहुत बार पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों फैलोपियन नलिका में, है ना, ऑप्शन डी। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। क्या है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन को देख लेंगे। ए में आपका फल दिया है, बी में बीज है, सी में बीजांड है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका फल। क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन को। क्या है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। या फिर ये बोले कि ऐसे पूछ सकता है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों 23 जोड़ा होती है, यानी 46 टोटल होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में क्योंकि आपका 30 रहता है, बाकी सब्जेक्टिव रहता है। देख लीजिए क्या अंतिम क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ना CO2 गैस दोस्तों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। सब्जेक्टिव की बात करें तो अगले वीडियो में लाएंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है दोस्तों सब्जेक्टिव को लाएंगे, इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को देखें। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।